इंपॉर्टेंट केस माना जाता है ये भी। एक मचल आलम, जब उसको गिरफ्तार किया गया वह 23 वर्ष का था। एक ये आसाम का निवासी है, मणिगांव जिला का रहने वाला आसाम का निवासी था ये। इसका नाम था मचल लालूम। तो उसको जब गिरफ्तार किया गया था, उसकी आयु जो थी वो 23 वर्ष थी। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है, लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में और किसी को गंभीर चोट पहुंची। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया। कोर्ट में जब उसको पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, तो जब सामने ये देखा कि भी ये तो मानसिक स्थिति इसकी खराब है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसे पता ही नहीं इसने क्या किया। और चिकित्सा के लिए उसको तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदो लोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। ये कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार यानी 1967 और 1996 में चिट्ठी भेजी कि लालूम स्वस्थ है, यानी वो मेंटली फिट हो गया है, अब उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जो अधिकारी थे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको चिट्ठी लिखी गई थी, उनको उसका रिस्पॉन्स देना था, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और रिजल्ट क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ कि लालूम न्यायिक हिरासत में बना रहा, यानी कि वो उसी कैदी के रूप में वहां जीवन बिताता रहा। मचल लालूम को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई, यानी कोर्ट ने भी कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया और जो संबंधित अधिकारी थे उन लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालूम को आजादी मिली। क्यों मिली? कि उनको पता चला कि ये आदमी इतने 77 वर्ष का हो गया है और 54 वर्ष से ये कैद में है। अब आप बताइए कि ये जो स्थिति है, इस स्थिति से उसका पूरा जीवन जो है वो नष्ट हो गया और किसी भी अधिकारी ने अपने दायित्व को नहीं निभाया। कोर्ट के आदेश ने, जिसके आदेश पर उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया था, ना ही कोर्ट ने, क्योंकि जजेस बदलते रहते हैं, वो कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में, और जो रिकॉर्ड्स है वो उसी कोर्ट में रहता है जिसमें मुकदमा चलता है। तो रिजल्ट ये हुआ कि बेवजह उसको 54 वर्ष तक हिरासत में रहना पड़ा। और जब वो बाहर निकला, यानी जब हॉस्पिटल गया था, जब उसको गिरफ्तार किया गया था, तो उसकी आयु 23 वर्ष थी। लेकिन जब वो वहां से निकलता है, अस्पताल से निकलता है, तो वो 77 यानी 77 वर्ष का हो चुका था। अब मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई भी ना हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालूम का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते हैं। So that's why these rights are called fundamental rights. अगर उसको अपने अधिकार की जानकारी होती तो वो पहले छूट सकता था। जो अधिकारी इस मामले को देख रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उनको जो चिट्ठी लिखी गई उनको जवाब देना था, उन्होंने कोई अपना दायित्व नहीं निभाया और जिसका खामियाजा या कहिए कि नुकसान जो है वो लालूम को उठाना पड़ा। अब हम इन राइट्स को इंडिविजुअली एक एक राइट्स को डिस्कस करते हैं ताकि आपको संपूर्ण मौलिक अधिकारों की जानकारी अच्छी तरीके से हो जाए। अब ये जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 to 18 के बीच में हमें कुछ समानता की स्थिति को उपलब्ध कराता है। सो राइट टू इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन एंजॉय इक्वल प्रिविलेजेस and opportunities. It protects the citizens against any discrimination by the state on the basis of religion, caste, race, sex or place of birth. Right to equality means all the people are equal before the law. And the law or constitution will not discriminate on the basis of religion, caste, race, sex, place of birth. तो सबको कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वली प्रोटेक्शन मिला है। ये दरअसल ये राइट जो है ये बेसिक राइट माना गया। क्यों माना गया? कि जब हम ब्रिटिश रूल में थे तो वहां पर
ब्रिटिशर्स के लिए, यूरोपियंस के लिए अलग लॉ होते थे, इंडियंस के लिए अलग लॉ होते थे। तो ये हमारा शोषण होता था, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन सबको ये पता था, उन्होंने देखा था, एक्सपीरियंस किया था। तो जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके ऊपर डिटेल में चर्चा हुई कि हमें जो है राइट टू इक्वालिटी देना है, ताकि किसी को भी ये मौका ना मिले कि वो उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, या सेक्स के आधार पर, या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरीके से उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. So according to article 14, equality before law मतलब है equal protection of law. According to constitution, state shall not deny, यानी कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकते कि आप कोई नोटिफिकेशन निकालने, मान ली कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है और उसमें कहा जाए कि इस धर्म के लोग, इस जाति के लोग, या ये लोग जिनका जन्म वहां पर हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा हमारे देश में नहीं है। तो आर्टिकल 14 यही कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स दैट नो पर्सन इज अबाउट लॉ एंड ऑल इक्वल बिफोर लॉ. Every individual has equal access to the courts. Equal protection of laws means that if two persons belonging to different communities commit the same crime, both of them will get the same punishment. अब ये प्रोविजन क्या है कि एक ही क्राइम जो है अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने, अलग अलग धर्मों के लोगों ने किया है, तो उनको लॉ के अकॉर्डिंग ही सजा मिलेगी। वो किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, कहीं भी रहते हैं, कोई भी उनका मतलब प्लेस ऑफ बर्थ है, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। संविधान के जो प्रावधान है उनके अनुसार ही उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी बहुत ही बड़ा राइट है, ये आर्टिकल 14 से 18 तक इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं। अलग अलग आर्टिकल में ये स्पेसिफिक प्रावधान किए गए हैं। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? Provision of discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth or any of them. No citizen shall be denied access to shops. किसी भी दुकान पे कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हम इस जाति के लोगों को, इस धर्म के लोगों को दुकान से सामान नहीं देंगे। So क्या मतलब है? No citizen shall be denied access to shops, restaurants, place of public entertainments. कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह है, उनके ऊपर उनकी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। Neither shall anyone be denied the use of wells. जो कुओं का इस्तेमाल है, उनके कुएं के पानी से कोई भी पी सकता है पानी, कोई उसको मना नहीं करेगा। टैंक्स, बाथिंग, गार्ड्स, रोड्स एक्सेट्रा मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स, जो सरकारी फंड से बने हुए हैं, उन पर किसी को भी उसके प्रयोग करने के लिए या उस स्थान पर जाने के लिए उसकी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 के अंदर है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी अपवाद हैं। क्या है? आर्टिकल 15 में अपवाद भी दिए गए हैं। हाउएवर द स्टेट इज एम्पावर्ड, यानी गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन, चिल्ड्रन एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को ये पावर है, स्टेट को ये पावर है कि इनके अपलिफ्टमेंट यानी इनके उत्थान के लिए, इनके बच्चों के उत्थान के लिए अलग चिल्ड्रन एक्ट बनाया गया, चिल्ड्रन राइट्स बनाए गए। इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वीमेन के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल लॉस बनाए गए हैं। सो जो ये लॉज हैं, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15, क्योंकि यहाँ वीमेन, चिल्ड्रन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड को आप इस आधार पर इंगित नहीं करेंगे कि ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। नो, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट गवर्नमेंट कैन मेक, और गवर्नमेंट कैन मेक द स्पेशल प्रोविजंस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज कैटेगरीज। So the state can reserve
सीट्स फॉर दीज कैटेगरीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सरकार जो है शैक्षिक संस्थानों में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। ग्रांट फॉर फी कंसेशन, आप देखिए कि आप देखते हैं कि जो इस कैटेगरी के लोग होते हैं स्पेशल, उनको फीस में उनको छूट दी जाती है। अरेंज स्पेशल कोचिंग क्लासेस, इनके लिए अलग से कोचिंग क्लासेस की जाती है, उसकी फीस जो है वो सरकार देती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये माना गया है कि ये जो कम्युनिटीज हैं ये बैकवर्ड रह गई हैं, इनका जो विकास होना चाहिए था, इनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो उस तरीके से नहीं हुआ जितना दूसरे लोगों के लिए हुआ, तो इसलिए सरकार इनको स्पेशल सपोर्ट देती है। ठीक है, अब आते हैं हम आर्टिकल 16 पर, अनुच्छेद 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर relating to employment or appointment of to public services to all citizens। अब ये कह रहा है कि जो भी सरकारी रोजगार निकलते हैं उनमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विसेज। तो इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपकी जाति, धर्म, भाषा या जन्म स्थान के आधार पर या लिंग के आधार पर आपको किसी सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने से रोक दिया जाए तो ये आपके साथ अन्याय होगा। इसका मतलब आपका जो विकास है, आपका जो पूर्ण विकास है वो रुक जाएगा। इसलिए आर्टिकल 16 में ये प्रावधान किए गए हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, there shall be no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth or residence in matter relating to the employment in public services। जो सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी नौकरियां जो निकलती हैं उनसे रिलेटेड मैटर है ये। अब merit will be the basis of employment, okay, however certain limitations have been provided to the employment of these rights। अब इसके ऊपर कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं, यानी कि हर चीज का कोई ना कोई अपवाद होता है, तो इसमें लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन को भी समझना होता है कि कभी कभी सरकार स्पेशल प्रोविजन कर देती है कि वीमेन के लिए, जैसे मान लो नर्सिंग का प्रोफेशन है उसमें स्पेशल प्रोविजन कर दिया जाता है, तो ये टाइम टू टाइम हो सकता है। अब आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी and its practice in any form in the forbidden। Actions given below are considered as offenses। जो नीचे लिखा गया है बताऊंगा मैं अभी आपको, उनको ऑफेंस माना गया है। When committed on the ground of untouchability, छुआछूत के आधार पर अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है, जैसे refusing admission to any person to the public institution, सरकारी संस्था में किसी को प्रवेश देने से मना करना। Preventing any person from worshipping in the place of public worship, पब्लिक वर्शिप पर कोई पूजा पाठ करना चाहता है, कोई वर्शिपिंग करना चाहता है, उसको अगर आप रोकते हैं तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा। टीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर आप इंसल्ट करते हैं किसी को, इंसल्टिंग ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और ग्राउंड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी शेड्यूल कास्ट के साथ कोई उसकी जाति के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव करते हैं, तो ये जो एक्शन है, इस तरीके का जो व्यवहार है वो ऑफेंस माना जाता है। अब आर्टिकल 18 क्या कहता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो उपाधियां दी गई थी उनको निषेध किया गया है। ऑल टाइटल्स नेशनल और फॉरेन विच क्रिएट आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शंस इन सोशल स्टेटस अमंग्स द पीपल हैव बीन एबॉलिश्ड। जैसे ब्रिटिशर पीरियड में राय बहादुर या सर की उपाधियां दी जाती थी, वो जो टाइटल्स हैं वो आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग अबॉलिश कर दिया गया है। दिस प्रोविजन हैज बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू अवे विद द टाइटल लाइक राय साहिब, राय बहादुर हैव बीन conferred by the British on a few Indians as a reward for their effective cooperation to the colonial regime। तो उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने अपने फेवर में इन लोगों की सपोर्ट लेने के लिए इनको ये उपाधियां दी थी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको निषेध कर दिया है, अबॉलिशन कर दिया गया है। सो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में द प्रैक्टिस ऑफ कन्फरिंग टाइटल लाइक दिस इज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर ये टाइटल्स इनको दे दिए जाते हैं तो ये
एक तरीके से अगेंस्ट है किसके, जो सिद्धांत बनाया गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। अब राय बहादुर अगर आपको टाइटल दिया जाए तो आपको राय बहादुर कह के आपका नाम नहीं पुकारा जा रहा, राय बहादुर कहा जा रहा है, तो इसका मतलब स्पेशल अटेंशन इज बीइंग गिवन बिफोर लॉ? नो, इट कैन नॉट बी। So the practice of conferring titles like this is against the doctrine of equality before law. To recognize the meritorious service rendered by individual citizens to the country or mankind, the President of India can confer civil and military awards on those individuals for their services and achievements. तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई विशेष काम करता है जिससे देश का गौरव बढ़ता है, कोई जैसे आर्मी में वीरता का कोई काम करता है, तो उनको अलग अलग तरीके के जो है इनाम दिए जाते हैं, उनको उपाधियां दी जाती हैं। और जैसे सच एज भारत रत्न, अब ये भारत रत्न सबसे हाईएस्ट है टाइटल। ये भारत रत्न हम किसको देते हैं? जिसने भारत के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है, बहुत गौरवशाली काम किया है, और उसको पूरे देश में उसका जो योगदान है वो पूरे देश के पहचान बना, या पूरे देश को उससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। तो इस तरीके के भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म वीर चक्र एक्सेट्रा, तो ये टाइटल्स जो है राष्ट्रपति दे सकते हैं स्पेसिफिक या मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए, बट दीज कैन नॉट बी यूज्ड ऑन टाइटल्स। नाउ दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 to 22 के बीच में दिया गया है। फ्रीडम इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रू डेमोक्रेसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन guarantees to the citizens of India as a set of 6 freedoms described as the right to freedom। यानी इस अनुच्छेद के अंदर 6 तरीके की जो फ्रीडम्स हैं वो भारतीय नागरिकों को दी गई हैं। क्या है ये फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19? नंबर 1, freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form association or unions, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside and settle in any part of the territory of India, freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. So these are the 6 freedoms। ये 6 तरीके की स्वतंत्रताएं अंडर आर्टिकल 19 दी गई हैं। अब इसमें भी जो है ये एब्सोल्यूट फ्री नहीं है। ये फ्रीडम्स जो है ये अपने अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन को डील करती हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या है ये? इट इज एन इंपॉर्टेंट फ्रीडम। दिस फ्रीडम एंश्योर्स फ्री एंड फ्रैंक स्पीच, डिस्कशन एंड एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस। It includes the freedom of the press. However, these freedoms like freedom of speech and expression are not absolute। यानी आपको बोलने की अधिकार है, अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी है, अपने मतों को देने की आजादी है, लेकिन आप पूरी तरीके से पूर्ण स्वतंत्र नहीं है कि आप कुछ भी कह दें। The state is empowered to impose reasonable restrictions on the exercise of this right in the interest of security of the state, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी एक्सेट्रा। तो स्टेट की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। पब्लिक ऑर्डर यानी जहां पर आप रहते हैं या जिस देश में आप रहते हैं उस देश में आपके कुछ भाषण देने से, आपके कुछ ऐसा कहने से वहां जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ सकता है, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है। यह मोरालिटी, मानवता जो है, यह नैतिकता जो है उसके भी खिलाफ है ये। सो इस आधार पर आपके ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अब these freedom can be suspended during the state of national emergency। आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस दौरान भी ये फ्रीडम्स जो हैं आपकी सस्पेंड की जा सकती हैं। As soon as the state of national emergency is declared under Article 352, the above mentioned freedom except the right to life, यानी जो ऊपर जो आज़ादी दी गई है आपको उसको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन राइट टू लाइफ जो है आपका, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये सस्पेंड नहीं होता किसी भी हालत में। ये आपके जीवन का अधिकार ये जो है ये आपका सस्पेंड नहीं हो सकता है, चाहे वो देश के अंदर कैसी भी स्थिति हो। सो द अबव मेंशन्ड फ्रीडम
except the right to life and liberty automatically remains suspended as long as the state of national emergency continues. जब तक देश में अंडर आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की स्थिति रहेगी तो जीवन के अधिकार को छोड़कर बाकी सारी जो स्वतंत्रताएं हैं आपकी, जो फ्रीडम्स ऑफ स्पीच है, इसको सस्पेंड किया जा सकता है जब गवर्नमेंट चाहे. ऑल दीज फ्रीडम्स get restored as soon as the proclamation of national emergency is lifted. जब ये आर्टिकल 352 की आपातकाल की जो स्थिति है खत्म हो, समाप्त हो और सरकार ऐलान कर दे, प्रोक्लेम कर दे कि भाई ये इमरजेंसी खत्म हो गई है अंडर 352 के तहत, जो अनुच्छेद 352 के तहत जो लगाई गई थी, तब आपकी जो फ्रीडम्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर्ड हो जाती हैं. अब आइए आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, यानी हमारे यहाँ नागरिकों को ये अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, समाज में रह रहे हैं, उनके तो अधिकार है ही, साथ में जो आरोपी हैं या अभियुक्त हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उनके भी अधिकार हैं कुछ. हमारा संविधान भी इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हों, यानी जिनको किसी केस में मतलब जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है या किसी उन्होंने कुछ अपराध किया है, तो हम प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है. लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता, तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता. यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए कि अगर आपको किसी केस में पकड़ लिया गया है तो आपको अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है, वकील करने का अधिकार है, अपने मुकदमे की पैरवी करने का अधिकार है. न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है. क्या है वो? नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी. मतलब ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स बन गया अंडर आर्टिकल 20 कि आपने कोई अपराध किया है और अदालत ने आपको सजा दे दी, दोबारा से आपको उस अपराध के लिए नहीं पकड़ा जाएगा, ना ही उसके लिए सजा दी जाएगी. तो कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा. दूसरा प्रावधान यह है कि आज आपने 2020 में कोई अपराध किया है और उस टाइम पे जो आपने एक्शन लिया है, जो काम किया है, उस टाइम पे कोई कानून नहीं है कि उसको अपराध साबित कर सके. और 2021 में कोई कानून बन जाता है तो कानून आपके 2020 में किए गए कार्य के आधार पर लागू नहीं होगा, वो उसी तारीख से लागू होगा जिस तारीख को वो बना है. ठीक है, और उसको लागू किया गया है. किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध यानी अपने ही खिलाफ गवाही देने का, साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता. कोई मजबूर नहीं कर सकता आपको कि तुम से, जैसे पुलिस अक्सर ये कहती है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, हम आपकी सजा कम करा देंगे. तो ये जो इस तरीके की स्थिति होती है, ये भी आपके लिए एक मौलिक अधिकार की स्थिति है कि कोई आपको जोर जबरदस्ती आपसे ये नहीं कह सकता कि आप अपराध को कबूल लो या अपने ही खिलाफ साक्ष्य दे दो या अपने ही खिलाफ आप गवाही दो. तो ये आर्टिकल 20 के तहत था. अब आर्टिकल 21, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राइट टू लाइफ, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जो आपका जीवन है, आपकी जो प्राइवेसी है, उसको प्रोटेक्शन देता है ये आर्टिकल 21. और इसी के अंदर आर्टिकल 21A एडिशन करके 21A बनाया गया जिसको राइट टू एजुकेशन कहते हैं. ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना अगर जीवन नहीं है तो भी सारे अधिकार बेकार हैं, बाद में कुछ भी होता है, कुछ नहीं हो सकता. सो द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन that no person shall be deprived of his or her life or personal liberty except according to the procedure established by law. यानी कोई भी व्यक्ति को अपने जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता अगर जो संविधान ने, कानून ने जो तरीका बनाया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उसको पूरा मौका दिया जाए अपने डिफेंड करने का, अब वकील करने का. तो जब तक वो कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक उसके जीवन को नहीं छीना जाएगा. इट गारंटीज दैट लाइफ और पर्सनल लिबर्टी शैल नॉट बी टेकन अवे विदाउट द सैंक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून में जो प्रावधान है उन्हीं के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी. आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, आपका कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया, ठीक है, उसकी सजा जो भी है थोड़ी बहुत वो संविधान के अनुसार दी जाएगी. लेकिन आपको उस थप्पड़ मारने के लिए फांसी लगा दी जाए, ये नहीं है ठीक.
ये आर्टिकल 21 इसका प्रोटेक्शन आपको देता है। इट एंश्योर दैट नो पर्सन कैन बी पनिश्ड और इम्प्रिजन merely एट द मीन्स ऑफ सम अथॉरिटी, यानी कोई ऐसा चाहता है उसके आधार पर नहीं, जो लॉ के प्रोविजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो कानून है, उसी के अनुसार आपको सजा दी जाएगी। He she may be punished only for the violation of the law. Right to education, आर्टिकल 21, ये क्या है? इसको ऐड किया गया है by the 86th Amendment Act of Constitution. A new article 21A has been added after article 21. क्या है ये? By this amendment act, right to education has been made a fundamental right and has been deleted from the list of directive principles of state policy. यानी जो राइट टू एजुकेशन था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वन कैन अप्रोच डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो जस्टिसेबल नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं। तो ये पहले राइट टू एजुकेशन जो था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिस्ट में था, अब उसको फंडामेंटल राइट्स में बना दिया कि अब आपको क्या है, इस अधिकार में क्या प्रावधान किए गए हैं। द स्टेट शैल प्रोवाइड, यानी जो सरकार है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 इन सच ए मैनर एज द स्टेट में बी लॉ डिटरमाइंड, यानी 6 साल से लेके 14 साल की उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी कौन? सरकार। इट फर्दर स्टेट दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू देयर चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि ये माँ बाप की जिम्मेदारी भी है। अगर माँ बाप नहीं है और जो उनका गार्जियन है, जो उनकी देख रेख कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस बच्चे का जो ये मौलिक अधिकार है उसको उपलब्ध कराए। मौलिक अधिकार किसका? यानी शिक्षा प्राप्त करने का। 6 साल से 14 साल की उम्र में सरकार की जिम्मेदारी कि ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए। लेकिन अगर कोई गार्जियन या पेरेंट उसको स्कूल नहीं लेके जाएगा तो यहाँ पर गार्जियन की भी जिम्मेदारी है कि गार्जियन को उसके मौलिक अधिकार को उपलब्ध कराना है। सो ये राइट टू लाइफ, यानी लाइफ विद डिग्निटी, एंड डिग्निटी विल नॉट कम विदाउट एजुकेशन। शिक्षा अगर आपके पास नहीं है तो आप गरिमा जीवन नहीं जी सकते हैं, आपकी गरिमा नहीं बनेगी, लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। सो इसका मतलब आप शिक्षित नहीं है तो आपका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसलिए आपको शिक्षा देने का अधिकार राज्य के ऊपर यानी सरकार के ऊपर डाला गया और ये मैंडेटरी बनाया गया है। अब आगे है प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। यानी आपको जब किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसके भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके कुछ अधिकार बताए गए हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन राइट्स टू द अरेस्टेड पर्सन एज पर द प्रोविजन नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड एंड और बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड फॉर डिटेंशन। यानी किसी भी व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको उसका कारण बताना पड़ेगा, बिना कारण बताए उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। He she has the right to consult and be defended by the lawyers of his or her choice. उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपनी मर्जी का वकील करने का अधिकार है। The accused has to be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest. जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। These safeguards, however, are not available for foreigners as well as to those citizens detained under preventive detention act. यानी कुछ ये अधिकार जो है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को जो ये अधिकार दिए गए हैं ये फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं, दूसरा ऐसे व्यक्ति को भी नहीं मिलते हैं जिनको अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? When the state feels, जब राज्य को यानी सरकार को ये महसूस हो क्या that a person is likely to commit crime, कि कोई व्यक्ति कोई जुर्म करने जा रहा है और इज ए थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, या राज्य की सुरक्षा को, सरकार की सुरक्षा को खतरा है, he she may be detained without trial for a limited period. यानी उस व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है।
However, no person can be kept under detention for more than 3 months until permitted by an advisory board consisting of persons who are qualified to be appointed as judges of high court. यानी 3 महीने से ज्यादा नहीं, अगर उससे ज्यादा उसके डिटेंशन बढ़ानी है तो एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्ट करना है, उसकी परमिशन लेनी है। और वो एडवाइजरी बोर्ड का पर्सन कौन होगा? जो हाई कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, वही एडवाइजरी बोर्ड में हो सकता है। तो सच ए बोर्ड इज प्रिसाइडेड ओवर बाय ए सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट। अब है आर्टिकल 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। So the people of India were exploited not only by British but also by the money lenders, zamindars. This system was called forced labor. Right against exploitation prohibits all form of forced labors as well as traffic in human beings. यानी व्यक्तियों का बेचना खरीदना या किसी से बेकार मजदूरी कराना। एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी की स्थिति का नाजायज फायदा उठाना। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई मान लो उदाहरण के तौर पर जैसे आजकल लॉकडाउन का टाइम है कोविड-19 के तहत, और कोई मजदूरी के लिए जाता है कि सर हमें काम दे दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। तो अगर किसी व्यक्ति ने आपको ये कहा कि आप परेशान हैं और आप उसका लाभ उठाएं, तो ये एक्सप्लॉयटेशन होता है। सो वायलेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज एन ऑफेंस पनिशेबल under law. The state required citizens services in time of major calamities such as floods, forest fire, foreign aggression, etc. Our constitution also provides safeguards for children. It bans the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine or hazard occupation. यानी इस संविधान के अनुच्छेद 23 के अंदर ये प्रावधान किए गए हैं कि ना तो इंसानों की खरीद फरोख्त होगी, जैसे पहले आजकल जानवर बिकते हैं वैसे पहले इंसान भी बिका करते थे, और जो 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे हैं उनको ऐसे खतरनाक जगहों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मींस सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स as goods as commodities for the immoral purposes such as slavery and prostitution. तो लोग जो हैं लोगों को, बच्चों को बेच देते हैं मजदूरी करने के लिए, गुलामी कराने के लिए, उनको देही व्यापार करने के लिए। तो ये जो प्रोस्टिट्यूशन का प्रोसेस है, इसको रोकने के लिए ये आर्टिकल 23 में प्रोविजन किया गया है। ये एक तरीके का शोषण है, यानी उसकी मर्जी के खिलाफ ये काम होना है। अब आर्टिकल 24 संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। तो सरकार हमेशा चिल्ड्रन राइट्स के प्रोटेक्शन की बात कर रही है, तो ये प्रोविजन किए गए हैं। अब फिफ्थ राइट है आपका, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया इज ए multi-religious state. Besides Hindu, there are Muslim, Sikhs, Christians and many other residing in our country. The constitution guarantees to every person freedom of conscience and the right to practice and propagate any religion. It also permits every religious group the right to manage its own affair in matter of religion. Every religious sect has the right to establish and maintain in institutions. Institution मतलब वो अपने संस्थान खोल सकते हैं for religious and charitable purposes. धार्मिक और charitable purposes को लेकर वो अपने संस्थान खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं। Each religious group is also free to purchase and manage its movable, immovable property in accordance with law for the propagation of its religion. अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो ये प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। Our constitution lays down that no religious education can be imparted in any educational institution which is wholly maintained out of the state fund. These restrictions do not apply to those educational institutions which are not
fully maintained out of the state fund. But even in those institutions, no child can be compelled to receive religious instructions against his or her wishes. यानी अगर धर्म के आधार पर आपको संस्थान खोलने का अधिकार है और वो अपने फंड से चला रहे हैं, आप सरकारी फंड नहीं है उसके चलाने के लिए, उसके खर्चे के लिए, तब भी आप किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को मजबूर नहीं कर सकते कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो उसके वो नहीं चाहता, जो उसकी विश के अकॉर्डिंग नहीं है. So right to freedom of religion is not absolute. It can be restricted on the ground of public order, morality and health. The state shall not impose restrictions arbitrarily. अब है फिफ्थ राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार. आर्टिकल 29 to 30. India is a vast country with diversity of culture, script and languages. People take pride in their own languages and culture. Our constitution provides necessary guarantees to the preserve, maintain and promote their culture and language. The constitution allows minorities to establish and maintain educational institutions of their own. It also provides that the state shall not discriminate against any educational institution which granting financial aid. यानी कोई भी जो सरकारी फंड से चल रहा है उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. Aid on the ground that it is being run by the minority community. So these rights ensure that the minorities will be given assistance by the state in the preservation of their language and culture. उनकी भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, उनके सपोर्ट के लिए सरकार फंड दे सकती है और देती है, और उस फंड को देते वक्त कोई भेदभाव नहीं किया जाता. So the ideal before the state is to preserve and propagate the composite culture of our country. Now the most important right, Article 32, right to constitutional remedies, संवैधानिक उपचारों का अधिकार. डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है. इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है. सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं. न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं. तो पार्ट 3 of our constitution provides for legal remedies for the protection of these rights against their violation by the state or other institution individuals. It entitles the citizen of India to move the Supreme Court or High Court for the enforcement of these rights. The state, if forbidden from making any law that may be in conflict with the fundamental rights. The Constitution empowers the Supreme Court and High Courts to issue order or writ as mentioned in the below. Number 1, habeas corpus. यानी habeas corpus यानी बंदी प्रतिक्षीकरण. बंदी प्रतिक्षण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है. यह गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो सकता है, तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है. इसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं. दूसरा है मैंडामस. इट इज अ कमांड और एन ऑर्डर फ्रॉम ए सुपीरियर कोर्ट टू ए सबऑर्डिनेट कोर्ट. यानी सुपीरियर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर देता है, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी इन केस इट इज नॉट डूइंग इट. Number 3, prohibition. It is an order issued by the superior court to forbid a subordinate courts or tribunal from proceeding with a case which is beyond its jurisdiction. यानी किसी क्षेत्र अधिकार से बाहर अगर कोई कोर्ट उस मुकदमे को सुन रहा है तो उस पे पाबंदी लगाई जा सकती है. उसके बाद है quo warranto. This writ is issued to restrain a person from acting in a public office to which he is not entitled. कोई भी व्यक्ति जो किसी पद के लिए सुटेबल नहीं है या एज पर लॉ एंटाइटल नहीं है, उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है. उसके बाद है चर्चरी यानी उत्प्रेक्षण रिट. जब कोई निचली अदालत के सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उसे ऊपर की अदालत के अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है. तो ये रेट है कि कोई लोअर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या अपर कोर्ट उसको कह सकता है कि ये केस यहाँ पर भेज दिया जाए. So these rates go a long way in protecting the rights of the individuals against encroachment by the legislature, the executive or any other authority. If the fundamental rights are the cornerstone of our democracy, then the right to constitutional remedies is the soul of the part 3rd of the constitution. अब हमें ये डिस्कस करना है कि हमने इतने सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, what we have learned.
Fundamental rights have been incorporated in part थर्ड of the our constitution. ये हमें याद रखना, आर्टिकल 14 to 32, यानी मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 32 के बीच में. These rights protect and safeguard the dignity and safe status of the citizen. These rights are justiciable, that is, are enforceable by the court of law. In case of violation, you can approach to the court. At present, there are 6 fundamental rights. Recently, by an amendment act of constitution, right to education has been added under Article 21A. So these rights are not absolute. Reasonable restrictions can be imposed on these rights in the interest of peace, national defense, morality, common good, and good relation with other countries. So the first right that come under the fundamental right is right to equality. Under the constitution, all are equal before the law, and the state cannot discriminate between citizens on the basis of religion, race, sex, place of birth, or any other. Untouchability has been abolished and made an offense punishable by law. Right to freedom has been guaranteed for all-round development of the body, mind, spirit of all the citizens. It provides 6 freedom to citizens. This right helps protection of life, personal liberty. It also protects the individual's freedom from arbitrary arrest and detention. Our constitution prohibits traffic in human beings and forced labor. Employment of children below the age of 14 years is in mine, factories and hazard यानी खतरनाक स्थानों पर ये सब बैन है. India is a multi-religious country. Our constitution neither promotes nor interferes in their religious affairs. India believes in secularism. Every religious community is free to establish, maintain and run its own religious institution. Every citizen has been guaranteed freedom to profess and propagate his or her religion. Cultural and education rights provide the right to conserve our cultural educational institution maintained by the state on guarantee. Getting financial aid from the state cannot refuse admission to the children on the ground of religion, race, caste, language or any of them. So the minority have been given the right to establish and manage institution of their own for the preservation and propagation of their language and culture. So lastly, the constitution guarantees enjoyment of fundamental rights by citizen under the right to constitutional remedies. The Supreme Court and High Court have been given power to issue orders, directions and writ for the enforcement of fundamental rights. Dr. B.R. Ambedkar has rightly called the writ as the soul of the part 3rd of the Constitution. Now the important question on the basis of this. क्या बनते हैं? Explain the importance of the fundamental rights as provided in the Constitution. ये क्वेश्चन बनता है कि इनके महत्व क्या है. Number 2, mention any 3 aspects of right to equality. जो right to equality है इसके 3 aspects को बताना है. Describe 6 fundamental rights या fundamental freedoms granted under the right to freedom. आर्टिकल 19 के तहत जो 6 तरीके की स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं उनको लिखना है. Explain the right against exploitation. शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है इसकी व्याख्या करना है. How does the right to freedom of religion help in establishing a secular polity in India? Explain. तो ये जो right to freedom of religion है ये secular polity यानी जो governance है वो secular कैसे है कि सरकार religion के बेस पर कोई भेदभाव नहीं करती. So as a fundamental right it is provided to our citizens to protect them, especially in case of minorities. अब अगला 6th क्वेश्चन है what is writ? writ क्या है? याचिका क्या है? Who has power to issue the writs? यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको इशू कर सकता है. Explain the statement and fundamental rights are justiciable. Fundamental right justiciable है मतलब कि in case of violation of fundamental rights one can approach direct to the high courts and supreme court for the protection. So 8, describe all the provisions of right to freedom. right to freedom के अंदर जो भी provision दिए गए हैं किस किन तरीके की freedom दी गई है उनको explain करना है. अब नाम 9th क्वेश्चन जो बनता है important. Mention right to education as incorporated in the Constitution by 86th Amendment Act. So Article 21A is incorporated in the Constitution, which given the provision that up to the age of 6 to 14 years, it is the duty of the government to provide free and compulsory education to all the children. ठीक है? तो ये these are the important questions which can become in the exam on the basis of the topic fundamental rights. I hope you will be in position to answer all these questions.
इजीली। ये टॉपिक आपके डेली जीवन से जुड़ा हुआ है, जो दैनिक जीवन है उससे बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है। Each and every individual require these rights. That's why they are being called fundamental rights, and they are protected by the constitution of our country. And maximum जो जुडिक्शन है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, जो जो ओरिजिनल जुडिक्शन की कैटेगरी में आता है, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन को भी शामिल किया गया है कि आप कोई अगर अधिकार का कोई हनन करता है, एनक्रोचमेंट होता है, वायलेशन होता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे कोई वो इंडिविजुअल हो, आप डायरेक्टली रेट फाइल कर सकते हैं। इवन इफ यू आर नॉट इन पोजीशन टू मूव टू द कोर्ट, तो कोई भी व्यक्ति आपके बिहाफ पर एक पोस्ट कार्ड लिखकर भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को इंटीमेट कर सकता है कि देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड द कोर्ट कैन टेक द एक्शन। ओके, थैंक यू। ओके सर, हो गया? थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ, रेडी हूँ मैं। सर स्टार्ट करें, वीडियो नहीं आ रहा आपका।